तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और सावन में तीसरे सोमवार को महादेव की पूजा की विशेष महिमा है। मान्यता यह है कि जब मां पार्वती महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी तो उन्होंने सावन के तीसरे सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। आज रवि और शिव योग के साथ ही विनायक चतुर्थी संयोग होने की वजह से सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। शिव भक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से लगातार माहौल बना रहे हैं और आपको महादेव की भक्ति की दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं। 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी साथ ही साथ करवाएंगे। देश भर के शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार की छटा कुछ इस तरह बिखरी। महादेव के बड़े धाम से लेकर सभी शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंजते रहे और शिव भक्त दर्शन पूजन और जलाभिषेक करते रहे। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। सावन का हर दिन महादेव की भक्ति के लिए विशेष होता है। वहीं सावन के सोमवार की बात करें तो इसकी विशेष अहमियत होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने वाले भक्तों की भगवान शिव मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर विनायक चतुर्थी के साथ रवि योग का शुभ संयोग बना है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रवि योग बेहद शुभ योग है और इस योग में किया गया हर काम सफल होता है और उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। पूरा श्रावण मास भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है और विशेष तौर पे क्या है कि माता सती ने अपनी तपस्या का फल भगवान शिव के स्वीकृति के रूप में श्रावण मास में ही पाया था और ये तीसरा सोमवार ही वो सोमवार है जिसमें माता की अनुनय विनय को स्वीकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के बाद कर लिया था। आज दिन भर सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में महादेव के जलाभिषेक, दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें तो आज सुबह यहाँ महाकाल की भव्य और दिव्य आरती हुई। दूर दूर से पहुँचे श्रद्धालुओं को महादेव की उपासना के इस अनूठे अनुष्ठान में शामिल होने का सौभाग्य हासिल हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। साक्षात महाकाल के दर्शन हो गए, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। बहुत ही आनंद लगा उनका श्रृंगार देख के। पहली बार भस्म आरती देखी मैंने तो बहुत ही आनंद आया। ऐसा लगा साक्षात शिव जी विराजमान होके दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे नजर आए। तड़के मंगला आरती के बाद से बाबा विश्वनाथ के दर्शन शुरू हो गए। इस दौरान काशी नगरी हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे शिव भक्तों और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। तीसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। दूर दूर से आए श्रद्धालु जलाभिषेक करते हुए हर हर महादेव का जयकारा लगाते नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने 4 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन माह का तीसरा सोमवारी शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आज ऐसे भी चतुर्थी में बाबा का विशेष दिन होता है और ऊपर से सोमवार का संयोग और कल नाग पंचमी तिथि है। तो इस तिथि में जो आज का सोमवार का तिथि है वो चतुर्थी है, बाबा बैद्यनाथ का विशेष तिथि है। आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में श्रद्धालु देश के कोने कोने से सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन का लाभ उठाया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सुबह 7 बजे की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आज सावन के तीसरे सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। दर्शन के लिए सुबह से बाबा के भक्तों की लाइन लग गई। केदारनाथ धाम में इन दिनों ठंड का भी असर है। बावजूद इसके दर्शन पूजन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। बारिश, लैंडस्लाइड और कठिन चढ़ाई की बाधा को पार करते हुए भक्त यहाँ पहुँचे और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार के कनखल की, जिसे भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में ही विराजते हैं। यहाँ दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखी। मान्यता है कि सावन के सोमवार को यहाँ जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे 1 महीना रहते हैं और आप जो भी विश मांगते हैं, मनोकामना होती है, वो पूरी होती है। दक्षेश्वर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारी संस्कृति को बनाए रखे हुए है, जो प्रमाण देता है कि भोलेनाथ की ये जो ससुराल है और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान ने भोलेनाथ की नगरी में हमें जन्म स्थान दिया। सावन के तीसरे सोमवार पर प्रयागराज के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक किया। प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन नजर आए। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं यहाँ पर अपने हाथ में बेलपत्र, धतूरा, दूध और भगवान को जो पसंद चीजें हैं वो लेकर के यहाँ पर आए हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। दिल्ली में भी सावन के तीसरे सोमवार की दिव्य रौनक दिखी। इस मौके पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर की शानदार सजावट की गई। सुबह से ही यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़े। मंदिर में स्थापित उमा महेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक की खुशी भक्तों के चेहरे पर छलकती नजर आई। देख सकते हैं कि लगातार जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो हर हर महादेव और भगवान के मंत्रोच्चार से जो है गूंज रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो है वो आरती कर रहे हैं, भोले का नाम इनकी जुबान पर है और हर कोई भक्त जो है उनकी असीम कृपा पाने को आतुर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट नजर आएगी। मन में श्रद्धा और जुबान पर हर हर महादेव, जय जय बम भोले के जो लफ्ज है आपको वो सुनाई देंगे। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी महादेव की भक्ति की भरपूर छटा बिखरी। दर्शन और जलाभिषेक के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के सोमवार के मौके पर मंदिर की सजावट की अनूठी छटा देखते ही बनी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ये जयकारे देश भर के सभी शिव मंदिरों में गूंज रहे हैं। श्रावण का तीसरा सोमवार है। मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में। तकरीबन 3 घंटे कतार में इंतज़ार करने के बाद शिवलिंग का दर्शन करने का मौका लोगों को मिल पा रहा है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से सज्जा सजावट मंदिर की गई है। वैसे तो 12 महीने बाबुलनाथ मंदिर को सजाकर रखा जाता है, लेकिन जब बात श्रावण और शिवरात्रि की हो रही हो तो मंदिर का नज़ारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। सावन के महीने में महादेव की भक्ति की अनोखी तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से भी आई। यहाँ सावन महीने में हर दिन 2,30,000 शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। इस तरह एक महीने में 71 लाख शिवलिंग बनाए जाएंगे। नागपुर के शिव मंदिर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजन की भक्ति की अलग अलग परिपाटी है। शिव महापुराण के अंतर्गत विशेषता के साथ में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग के लिए हम जो मिट्टी लेते हैं उस मिट्टी में जितने कण होते हैं, एक पिंड में उतने शिवलिंग का महात्म्य शामिल होता है, उतने का हमें भक्ति के साथ में सार भाव भी प्राप्त होता है। इस वर्ष 71 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया है और प्रतिदिन 2,30,000 पार्थिव शिवलिंग बने, इस प्रकार की संकल्पना है।
शिवलिंग के निर्माण के लिए गंगा नदी की मिट्टी मंगवाई गई है। देश की सुरक्षा, विकास, समृद्धि और सामाजिक सद्भावना के लिए शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समय के साथ हर चीज में बदलाव होता है और अब ये घेवर में भी नजर आने लगा है। पारंपरिक मिठाई घेवर का बदलाव और बदला हुआ फ्लेवर राजस्थान की परंपरा में रचे बसे घेवर के स्वाद को अब जेनजी के स्वाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जयपुर की अंजलि जैन मिठाइयों में इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं। अंजलि ने घेवर को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया है। घेवर के साथ ये प्रोग्राम सिर्फ मीठे तक सीमित नहीं है। घेवर को 4 यूनिक और चौंकाने वाले फ्लेवर्स के साथ तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की संस्कृति, पहनावे और खानपान में एक गहरी मिठास है और उसी मिठास का एक अहम हिस्सा है घेवर। घेवर सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और भावनाओं का भी प्रतीक है। तीज, गणगौर और सिंजारे जैसे त्योहारों पर बनने वाला घेवर हर साल सावन में हर घर की थाली की शान बनता है। घेवर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति राजपूत राजाओं के दौर में हुई। घेवर के इतिहास के मुताबिक राजसी उत्सवों और भोजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मैदे, घी और दूध से बनने वाली इस मिठाई में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। पर अब जमाना जेनजी का है, ऐसे में युवाओं की पसंद का ख्याल रखना बनता ही है और इसी बदलाव को जयपुर की अंजलि जैन ने समझा और घेवर को मॉडर्न ट्विस्ट देते हुए उसमें चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, रोज और मैंगो जैसे फ्लेवर्स शामिल किए। इसके तहत अंजलि जैन ने घेवर में बेहद इनोवेटिव और जेनजी फ्रेंडली फ्लेवर्स जोड़े हैं, जैसे कि ब्लूबेरी, एवोकाडो, जामुन, मिष्टी दोही, बेरीज, ठंडाई और ट्रेस लेचेस। ये न केवल स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि हर एक फ्लेवर किसी खास अनुभव या फिर संस्कृति से जुड़ा हुआ है। घेवर की मिठास, तो हमने ये सोचा जो हमारी चीज़ को, परंपरा को आगे बढ़ाए, कुछ हम ऐसा करें त्योहार के माध्यम से, जो आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, उन तक हम हमारा पुरानी सांस्कृतिक चीज़ें, हमारी परंपरा लेकर जाएं। तो हमने टाइम के साथ चीज़ों को इवॉल्व किया है, बिना ही हमारे ट्रेडिशन से को डिस्टर्ब करे हुए, रूट्स को बिना डिस्टर्ब करे हुए। तो साथ ही में कुछ ऐसे इनोवेटिव फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं जो आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन भी खा सके और पुराने लोग भी देख सके कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ बनाई थी और इसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजलि का मानना है कि रीति रिवाज और परंपरा तभी जिंदा रह सकती है जब वो हर पीढ़ी तक अपनी भाषा में पहुंचे। आज की युवा पीढ़ी यानी कि जेनजी पारंपरिक मिठाइयों से थोड़ा दूर हो गई है। इसका कारण है बदलते टेस्ट बड्स और हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता। ऐसे में अंजलि ने घेवर को एक नया और समकालीन रूप देकर युवा दिलों तक पहुंचने की कोशिश की है। एक घेवर है जिसको हमने हनी और चिली से बनाया है। ये मीठा नहीं है, ये घेवर तीखा घेवर है। तो हमने मिठास और तिखास का एक छोटा सा फ्यूजन किया है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि ये है क्या, मतलब घेवर भी है और ये मिठाई भी है और नमकीन भी है। तो ये एक इनोवेशन है आज की तारीख में जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टी है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी प्लस बेल्समिक विनेगर एक घेवर है जो कि खट्टा है, मतलब जिसका खाने में हम देखिए टेस्ट तो खट्टा आएगा, सॉर टेस्ट करता है वो ये घेवर है स्ट्रॉबेरी, और इसमें हल्का सा हमने बेल्समिक विनेगर डाला है जो कि हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आ गया है। तो मतलब मिठास के साथ हमने नमकीन, तीखा और खट्टा तीनों चीज़ का इन्वेंशन किया है घेवर के थ्रू ही। युवाओं की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए अंजलि ने सिर्फ मीठे ही नहीं बल्कि खट्टे, तीखे, नमकीन फ्लेवर्स के साथ भी घेवर को नए रूप में ढाला है। और इस श्रेणी में उन्होंने 4 बेहतरीन और चौंकाने वाले फ्लेवर्स पेश किए हैं। सबसे पहले बात स्ट्रॉबेरी बेल्समिक विनेगर घेवर की, जो कि एक खट्टा और ताजगी भरा स्वाद देता है। वहीं हनी ग्रीन चिली घेवर तीखेपन और मिठास का अनोखा मेल है जो मसालेदार खाने के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आएगा।
सॉल्टेड कैरमल, बादाम घेवर हल्की मिठास और कुरकुरेपन के साथ नमकीन स्वाद का बेहतरीन संतुलन है। वहीं जामुन सॉफ्ट घेवर एक ताजगी भरा और थोड़ा चटपटा जायके वाला है, जो गर्मियों में विशेष तौर पर पसंद किया जा सकता है। हमने जैसे आजकल की, वही मैं बोलूँगी, जो जेनजी जनरेशन की फेवरेट चीज़ है, ट्रेस लेचेस, टीरामासू, लोटस बिस्कॉफ, हमने वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे घेवर लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारा तिरामासू घेवर है। तो तिरामासू केवल एक केक की तरह नहीं, हम घेवर की तरह खिला रहे हैं। बाहर वाले लोग केक लेकर आ रहे हैं, बट हम उसके लिए घेवर लेकर आ रहे हैं, भारत की संस्कृति को ध्यान रखते हुए। घेवर को बेटियों के ससुराल में शगुन के तौर पर भेजा जाता है और सावन के महीने में हर घर की थाली में इसकी जगह पक्की होती है। मैदे, घी और दूध से बनी इस जालीदार मिठाई को तलकर तैयार किया जाता है और फिर उसमें चीनी चाशनी, रबड़ी और मलाई डाली जाती है। पारंपरिक रूप से घेवर फीका, मीठा या रबड़ी वाला ही बनता है, लेकिन समय के साथ स्वाद और तकनीक में भी बदलाव आया। अब घेवर सिर्फ पारंपरिक स्वाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आधुनिक स्वादों की दुनिया में भी अपनी खास जगह बना चुका है। हम चाह रहे हैं, हम बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि त्योहार के थ्रू हम हमारी इंडियन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो हम क्यों वेस्टर्न केक्स खाएं और हम ये वाले केक क्यों नहीं खाएं। और साथ ही में हमने साइज़ को कम्पैक्ट करने का के पीछे ये रीज़न रहा है कि अब बड़ा घेवर आता है, वो भी है हमारे पास, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने एक पोर्शन ब्रेक कर लिया तो वो पूरा घेवर ख़राब है। तो इसके थ्रू आप वेराइटी और रेंज खा सकते हैं, और मतलब एक घेवर भी आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड फील नहीं होगा। इट्स जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। घेवर के इन फ्लेवर्स को न सिर्फ स्वाद बल्कि परंपरा से भी जोड़ा गया है। घेवर की पैकेजिंग में भी सावन और तीज का खास ख्याल रखा गया है। ये डिजाइन न केवल उत्सव की भावना को जीवित रखता है, बल्कि घेवर को एक परंपरागत उपहार के रूप में भी खास बनाता है। घेवर बनाने के लिए विशेष कौशल की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी परतें एक विशेष तापमान और चाशनी के अनुपात से ही बनती हैं। और यही वजह है कि घेवर बनाना एक कला है और इसे बनाने वाले हलवाई सालों तक इसका अभ्यास करते हैं। घेवर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना माना जाता है और इसका जिक्र राजस्थानी साहित्य और प्राचीन लोकगीतों में भी मिला है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जयपुर या अलवर क्षेत्र से हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आवाज की उस क्रांति की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो डिसेंट्रिया बीमारी की वजह से साफ बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस खास डिवाइस की मदद से स्पष्ट आवाज देने की कोशिश की जा रही है। जब सोच को तकनीक के पंख लग जाएं, तो बोलने में असमर्थ लोगों को भी आवाज मिल जाती है। तकनीक के पंखों पर सवार 11वीं क्लास के छात्र ने ये कमाल कर दिखाया है। साधारण दिखने वाला काले रंग का डिवाइस बेहद खास है। खाने के लिए क्या बना है? आप कितने साल के हो? मैनीक्वीन की गर्दन में लटके इस डिवाइस का नाम पैरास्पीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसको 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाने वाले प्रणीत खेतान गुरुग्राम के शिवनादर स्कूल के छात्र हैं, जिनका मकसद डिसॉर्थिया से पीड़ित लोगों की अस्पष्ट आवाज को समझकर साफ और क्लियर आवाज में बदलना है। डिसॉर्थिया ऐसी बीमारी है जिसमें बोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस बीमारी से पीड़ित शख्स की बोली अस्पष्ट या बेहद धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग उसकी कही बात को समझ नहीं पाते। ऐसा कोई भी जिसे बोलने में कठिनाई होती हो, वॉइस डिसेबिलिटी हो, जिसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता हो, फिर चाहे वो पार्किंसन का पेशेंट हो, फिर चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, वो समाज से अलग थलग हो जाते हैं क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बोली कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इसी समस्या को 11th क्लास के एक स्टूडेंट ने समझा और उसका एक सॉल्यूशन निकाला। प्रणीत खेतान मेरे साथ में हैं। ये उनका डिवाइस है जिसका नाम पैरास्पीक है। AI डिवाइस है। ये किस तरह से काम करता है, ये उसका एक डेमो हमें प्रणीत दिखाने जा रहे हैं। तो अभी इस स्पीकर पे एक पेशेंट का सैंपल लोडेड है, जो मैं डिवाइस को इनपुट दूंगा। डिवाइस में एक माइक्रोफोन है जो ये रिकॉर्ड कर पाएगा।
एक मिनट। तो जैसे ये स्पीकर है जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट के सैंपल लिए हैं जिनकी आवाज़ क्लियर नहीं है, वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे सैंपल इस स्पीकर में हैं। उस सैंपल का इनपुट हम इस डिवाइस को देंगे। ये डिवाइस प्रोसेस करने में लगभग 20 सेकेंड लेती है और 20 सेकेंड बाद वो उस खराब आवाज़ को क्लैरिटी के साथ सुना कर दिखाएगी। ठीक बात है? सही बात है। मैं शुरू करता हूँ, ये बटन दबा के। मेरे कपड़े धुल नहीं जाएं। ओके, तो वो किसी ऐसे पेशेंट की आवाज़ थी जो ठीक से साफ बोल नहीं पाते और उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि मेरे कपड़े धुलने चाहिए और उनकी भाषा को बिल्कुल क्लियर कर दिया इस डिवाइस ने। एक दो सैंपल अगर हम और ले पाएँ प्रतीक। अभी करता हूँ। ऑडियो 3। खाने के लिए क्या बना है? आप कितने साल के हो? पैरालिसिस यानी लकवा, पार्किंसन, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए पैरास्पीक नाम की ये डिवाइस बेहद काम की साबित हो सकती है। प्रणीत ने अपने शिक्षकों के सहयोग से ऐसे मरीजों से मुलाकात की और डेटा के तौर पर उनका वॉइस सैंपल लिया ताकि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया जा सके। ज्यादा वॉइस सैंपल के आधार पर इस सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। वो मुझे वापस बोलते हैं ये रिकॉर्डिंग को मैं यूज़ करके अपना AI मॉडल बना पाता हूँ और उसको सिखा पाता हूँ कि कैसे इनकी स्पीच को समझना है। तो ये डेटा कलेक्शन मुझे काफ़ी बार करनी पड़ी। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे विजिट्स करने पड़े सेंटर्स के लिए। जब मेरा डिवाइस बन गया था तब उसको टेस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे विजिट्स करने पड़े। जब ऐसे डिवाइसेस बनते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा, राइट। अभी के लिए मेरे पास 40 मिनट का डेटा है इन 28 पेशेंट से, पर जब जैसे ही मुझे और डेटा मिले वैसे ही मैं इस डिवाइस को और भी बेहतर बना पाऊंगा लोगों की बोलती समझने में। इस मशीन को भारत के IRIS इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन साइंस फेयर में मान्यता मिली है, जहां देश भर से आए 20 प्रोजेक्ट्स को चुना गया। यहां से उनका प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े साइंस फेयर यानी अमेरिका के रैग्नारॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर तक पहुंचा, जहां 63 देशों से 1600 स्कूली बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट के बीच चुनाव होता है। वहां भी पैरास्पीक को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में एक पुरस्कार भी मिला। फिलहाल प्रणीत ने अपने पैरास्पीक की कीमत 2000 रुपए ही रखी है। बड़े स्तर पर उत्पादन करने में इसकी कीमत और भी घट सकती है। मेरा प्रोटोटाइप अभी लगभग 2000 रुपये का है। मैं सोचता हूँ कि मास मैन्युफैक्चरिंग के बाद थोड़ा और भी कम हो सकता है इसके बावजूद, पर हाँ फिलहाल 2000 रुपये का। महज 16 साल की उम्र में प्रणीत के इस कमाल से लोग हैरान हैं। हालांकि प्रणीत के शिक्षक उनकी प्रतिभा के पहले से ही कायल हैं। प्रणीत अभी से ही नहीं, पहले से ही बहुत ही मेधावी छात्र था। तो उसके साथ मतलब वो जो जिस तरीके से जो उसका नज़रिया है, जिस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को देखता है, जब मैंने इस बारे में सुना कि वो इस पे काम करना चाहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे उसने मुझे बताया मैंने बोला कि चलो कल ही चलते हैं। तो हमने ऐसे करके अपने स्कूल से कैब बुक करा और हम दूसरे ही दिन सेंटर की तरफ निकल गए, जहाँ हमें पता चला कि वहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं और हम उन पेशेंट से मिले, हमने देखा और डॉक्टर से बात करी। फिर हमें और बेहतर समझ में आया कि कैसे हम किस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। ये साफ नहीं है कि देश में डिसॉर्थिया से पीड़ित लोगों की सटीक संख्या कितनी है, लेकिन ये तय है कि यह एक आम समस्या है जो कई न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़ी है, जिनमें स्ट्रोक, पार्किंसंस और मस्तिष्क की चोट जैसे कारण बेहद आम है। ऐसे में 11वीं के छात्र की ये डिवाइस उनकी जिंदगी बदल सकती है। गुरुग्राम से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।